ऑफ इंडिया EDII जो अहमदाबाद में है ये इंस्टीट्यूट, वहां पर एज अ फैकल्टी काम करती हूँ। और हमारी इंस्टीट्यूट 1983 से MSMEs के साथ जुड़ी हुई है और हम लोग MSMEs के साथ MSMEs के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, लाइवलीहुड, स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग काफी काम कर रहे हैं। और आज का ये जो वेबिनार है ये एक्चुअली हमारा सेकंड इन अ सीरीज है, जो जागरण प्रकाशन के साथ मिलके हम लोगों ने ये SME कनेक्ट वेबिनार की शुरुआत की है। मैं जागरण प्रकाशन ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये वेबिनार सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उन सबको ये वेबिनार में स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, जो सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं EDII में, मेरे कलीग हैं। और सर भी पिछले कई सालों से SME ओरिएंटेड फैमिली फर्म्स जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर ने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। और हमारे साथ आज दूसरे पैनलिस्ट जो है वो है मिस्टर हर्ष उल्लास दवे। हर्ष जो है वो EDII के एलुमनाई भी हैं और साथ में ही काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में अपने फैमिली ओन्ड एंटरप्राइज को ग्रो करने में काफी अच्छा योगदान दिया है। तो हर्ष, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ एंड आई एम श्योर आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है ये कोविड के दरमियान, आपने कैसे अपनी फैमिली फर्म को हैंडल किया, आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी ईगर होंगे ये जानने के लिए। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, मैं सारे लिसनर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आज का जो हमारा थीम है उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस रखिएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। तो हमारा जो आज का थीम है वेबिनार का वो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर फैमिली ओन्ड SMEs। सो ये जो कोविड के बाद अब जब अनलॉक 1 का फेज शुरू हुआ है, तो इस फेज में फैमिली ओन्ड फर्म्स जो हैं वो अब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल है, वो अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ये पूरा थीम है। आप प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी सवाल हैं, वो आप चैट बॉक्स या Q&A में लिखते जाइएगा और लास्ट के 15-20 मिनट में हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन क्वेश्चंस को टेक अप करेंगे। सो अमित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी कोविड में ये हुआ है कि चाहे वो फैमिली ओन्ड फर्म हो या कोई भी स्टार्टअप हो, SME हो, इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, सबकी लाइफ एकदम जो थम सी गई थी, सारे बिजनेसेस, इंडिविजुअल सबकी। लेकिन अभी ये जो 80 दिन सब लोग घर में रहे, उसके बाद सबने रियलाइज किया कि आपको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा कोरोना के साथ, क्योंकि आप डर के अब घर में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। तो अब धीरे धीरे सर देखिए सरकार ने भी सब ओपन अप करना ग्रेजुअली शुरू किया है। तो सर आप बताइए थोड़ा सा कि इस सिचुएशन में फैमिली फर्म्स जो है वो किस तरह के चैलेंजेस अब फेस करेंगे जब ये अनलॉक 1 का दौर शुरू हो गया है। अमित सर। मैडम, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सब लोग इसके बारे में जानना भी चाहेंगे कि अनलॉक 1 के बाद से जो एरा शुरू हुआ है ये कैसा होने वाला है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वार 2 के बाद से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और मशीनें आई, बड़ी अधिकाधिक मात्रा में मशीनें आई, सभी फैक्ट्रियां लगी, मशीनों से काम होना शुरू हुआ और हमने एक टाइम देखा कि मशीनों से क्या क्या नहीं होता है और मशीनों ने हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। हमारे घर में जो सामान है, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो हमारे रहने की जो व्यवस्था है, सब कुछ बदल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से। काफी हद तक वैसी सिचुएशन इस बार फिर आई है, काफी हद तक वैसी है। जब हम लोग लगभग 2-2.5 महीने घरों में रहे, व्यवसाय पूरे बंद हो गए, लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो जो लेबर है वो भी चली गई, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कंजम्पशन वैसा का वैसा बना रहा, सप्लाई चेन नहीं रही वहां पर। अभी ऐसे में क्या हुआ, क्या होने वाला है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सब लोग जानना भी चाहते हैं इसके बारे में कि कैसे आखिर इसके बाद पोस्ट कोविड क्या। पोस्ट कोविड जो है, ये कोविड जो है ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मैं एज ए एकेडमिशियन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, काफी सारे अवसर देखता हूँ।
पूरी दुनिया जीरो हो गई है, पूरी दुनिया की शुरुआत जीरो से हो रही है, क्योंकि सब हमारी सिचुएशन जैसी है वैसी डेवलप्ड नेशंस की भी है, डेवलपिंग कंट्रीज की भी, सबकी हमारी जैसी सिचुएशन है। सब लोग शुरू से बिल्कुल जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में जो बिजनेस पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उनका रोल बढ़ जाता है, उनका काम बढ़ जाता है। वो कैसे, वो एक एक करके मैं बात करूंगा। जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं वो बिजनेस करना जानते हैं, उनके सामने ये कुछ नया नहीं है। वो हर पीढ़ी में देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, बिजनेस बिखरता है, एक होता है, साथ चलता है, टूटता है, फैमिलीज टूटती हैं, वापस नई फैमिली जुड़ती हैं। ये उनके लिए रूटीन है, ये उनके लिए हमेशा होता रहा है। इसके साथ ही जो कोविड ने जो सिचुएशन दिया हुआ है उसमें फैक्ट्रियों पे असर पड़ा, सीधे सीधे फैक्ट्रियों का सामान बनना बंद है, लेबर चली गई। अभी जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनके सामने दो तरह की समस्या है। समस्या पहली, फैक्ट्री कैसे चलाएं, लेबर नहीं है तो। समस्या दूसरी, जब प्रॉफिट कम हो जाता हो, जब रेवेन्यू घट जाता हो तो फैमिली में भी समस्या होती है। शायद उसके बारे में हर डिटेल में बात करेंगे जब समय आएगा। अभी जो फैक्ट्री बंद हो गई है उसके बाद क्या, तो हम लोग कुछ स्टडी कर रहे थे लेबर के बारे में कि लेबर चली गई है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या होना चाहिए। फैमिली बिजनेसेस को ऐसे में अपने बिजनेस मॉडल को वापस देखना पड़ेगा। जो बिजनेस मॉडल पहले था जहां पे सामान आता था, बनता था, बिकता था, हमारे रिटेलर थे, हमारे सुपर स्टॉकिस्ट थे, उनके थ्रू हम सामान बेचते थे, वो फिलहाल नहीं चलने वाला। वैसे ही नहीं चलने वाला जैसे पहले चलता था। सामान कितना बनेगा ये भी मार्केट तय करेगा, सामान कैसे बनेगा ये मशीनें तय करेंगी, क्योंकि आदमी नहीं है आपके पास, लेबर नहीं है आपके पास। सप्लाई चेन वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी कि आप सामान बनाते थे और रोज फैक्ट्री में से सामान जाता था और मार्केट में पहुंचता था, वो भी नहीं रहने वाला। तो कैसे करेंगे, ऐसे टाइम पे बिजनेस मॉडल को री इंजीनियर करना पड़ेगा। जितने भी फैमिली बिजनेस है सबको करना पड़ेगा, स्पेशली एसएमई डिवीजन को, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे जो किसी के लिए एक्सिलरी के रूप में काम कर रहे थे, बड़े प्लांट को सप्लाई कर रहे थे। बड़े प्लांट में समस्या आ गई है तो इनके सामने भी समस्या हो गई है, रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में बिजनेस मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम बनाएंगे कैसे और बेचेंगे कैसे। पहले वाला मॉडल खत्म हो गया, पहले वाला मॉडल को हमको मान लेना पड़ेगा कि वो ऐसे नहीं चल रहा। अभी वो क्या क्या इसके लिए सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि लेबर अब जहां पे बैठी है वो जल्दी से उठ के नहीं आने वाली है, जल्दी से जो लेबर चली गई है वो तुरंत नहीं आने वाली। क्या हम लेबर जहां पर है वहां पर प्रोडक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम रिसोर्सेज जहां पर है वहां पे लेबर के साथ मिलकर कुछ काम कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे भी मॉडल्स दुनिया में देखे गए हैं, देखे जाते हैं, जहां पर लेबर जहां होती है वहीं पे हम जॉब वर्क करवाते हैं, उसको जॉब वर्क करवा के ले आते हैं, रिफाइनमेंट या फिनिशिंग या फाइनल टच हम अपने वर्कशॉप में देते हैं और फिर उनको मार्केट में लेके जाते हैं। इस तरह के मॉडल्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल आ भी गया तो बनाओगे कैसे, बनेगा नहीं तो बिकेगा क्या, रेवेन्यू कहां से आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमको सबसे पहले रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो पहले रिसोर्सेज का कंट्रोल हुआ करता था कि रॉ मटेरियल भी मेरे पास गोडाउन में भरा पड़ा रहता था, मशीन भी अच्छी काम करती थी, लेबर भी अच्छी होती थी, फाइनेंस भी अच्छा था। अब ये चारों इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे हाथ में नहीं रह गए हैं, चारों इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमसे काफी दूर हैं। अभी वापस सोचने की जरूरत है कि इनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे करें। या तो हम लेबर के पास जाके काम करें, या लेबर को अगर हम कन्विंस करके ला पाते हैं तो वैसे काम करें। फाइनेंस हमको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा कि बैंक इस समय देंगे भी, क्योंकि बैंकों को भी ये देखना है कि वाइबिलिटी के बिना वो पैसा नहीं दे पाएंगे, पैसा बैंकों का नहीं है तो उनको वाइबिलिटी से चेक करना। तो ये इनिशियल रिमार्क अगर मैं कहूँ तो बिजनेस मॉडल री इंजीनियरिंग करने की जरूरत आएगी और इसके साथ ही फैमिली बिजनेसेस को अपने को इवॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल अमित जी, आपने एकदम सही बताया कि काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि ये जो माइग्रेंट लेबर का जो इश्यू है ये सभी बिजनेसेस, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी बिजनेसेस को ये बहुत बड़े तरीके से इफेक्ट करने वाला है। हर्ष, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका तो मैन्युफैक्चरिंग, वो भी ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं आप, राइट? तो ये ट्रेडिशनल वैसा एफएमसीजी टाइप का प्रोडक्ट नहीं है।
तो आपका जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री है, उसमें आप लोगों ने किस तरह के चैलेंजेस ये लॉकडाउन के दरमियान फेस किए, और आपने ऐसा फैमिली फर्म किस तरह से मेंबर्स ने विद इन द फर्म इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लोगों ने क्या लिए एज अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटजी, उसके बारे में आप थोड़ा प्लीज बताइए। वेल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर करते हैं ऑयल फील्ड केमिकल्स, और फॉर्चुनेटली मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हम एसेंशियल सर्विसेज के अंदर कैटेगराइज हुए थे जब भी ये कोविड था। सो मेरा या हमारी फैमिली फर्म का लॉकडाउन काफ़ी एक्टिव था, जहाँ पे वी वेर इनटू डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजंस लेते थे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, हम सप्लाई कर पा रहे थे। पर वो टाइम पे हमें पता चला कि आज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हम निर्भर है, विच इज नॉट मीन जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं था सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ गया और इंटर स्टेट मूवमेंट या विद इन द स्टेट मूवमेंट्स अलाउ की गई थी। पर जब फ्लीट पूरी खड़ी रहती है और ड्राइवर्स नहीं होते हैं, या ह्यूमन इंटरेक्शन जहाँ पे आता है, तब जब एक फियर फैक्टर रहता है ड्राइवर्स का कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम ट्रैवल नहीं करेंगे, आप चाहे हमें कितना भी पैसा दे दो, हम नहीं करेंगे ये काम। तब जाके पता चलता है कि आपका बिजनेस मॉडल कितना ही अच्छा हो, पर जितने भी आपके डिपेंडिंग फैक्टर्स है अगर वो स्ट्रांग नहीं है, तो चाहे आपका बिजनेस मॉडल 100% होगा, वो एट द एंड 0 हो जाने वाला है। तो सिमिलरली हमारी सिचुएशन थी, हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज के ऑर्डर्स थे, पूरी इंडस्ट्री एसेंशियल सर्विसेज थी, अगर हम सप्लाई नहीं करते हैं तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट जो भी क्लॉजेज होते हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी, तो हमें सप्लाई भी करना था। तो यही चीज थी कि एज अ फैमिली हमने क्या किया। तो आज जाके जो फैमिली या पूरी टीम व्हाट्सएप पे इतना इंटरेक्टिव नहीं थी, एक छोटी सी बात है, वो पूरी टीम सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस के बदले जो सिंपल एक क्या बोलते हैं कि दैनिक प्रक्रिया होती है सबकी, कि सुबह उठे ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग करके डाल दिया, तो वो सिंपल एक व्हाट्सएप ग्रुप इतना इंटरेक्टिव हो गया था कि डिसीजन मेकिंग वो ग्रुप के अंदर ही हो गया था। सुबह उठ के थे, अंकल्स थे, पापा थे, हम थे, हमारी पूरी टीम थी, तो जितने भी, और डिसीजन मेकिंग वो भी कैसा था, वो भी क्विक था, एक ही स्टेटमेंट आता था ग्रुप के अंदर और वो डिसीजन था। सो वो इतना क्विक हो गया डिसीजन मेकिंग कि उससे जितना भी कॉम्बैट करना था या हमारे जो चैलेंजेस थे उसको जो हमें फेस करना था, वो एक तो फास्ट हो गया, सेकंड वो आसान हो गया। सबसे बेहतरीन चीज जो फैमिली बिजनेसेस के लिए वरदान होता है, जब 2 या 3 जनरेशंस एक साथ फैमिली बिजनेसेस में होती है, तो वो सबसे फर्स्ट जनरेशन का तजुर्बा और सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन का जुनून या जोश होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, वो फैमिली बिजनेसेस के लिए एक वरदान होता है। तो आज चाहे कितना भी हो जाता था, जब मेरे अंकल या डैड या सीनियर्स फैमिली बिजनेसेस के अंदर डिसीजंस लेते थे, तो वो उनके तजुर्बे से लेते थे, और जब भी उसको, एक दो चीज होती है, एक डिसीजन लेना और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीज में हमें सक्षम होना पड़ता है एज अ एंटरप्रेन्योर। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती थी तब पूरी टीम एक साथ रहती थी, और जो वो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो हम टेक्स्ट बुक में केसेस पढ़ते थे, वो प्रैक्टिकली देखने को मिले थे कि यस, मोटिवेशन डू प्लेज अ रोल, मोटिवेशन करके कोई चीज होती है, साथ में रहने की जो हूफ होती है कि यस कुछ भी है, हम सब साथ में हैं, हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी चैलेंजेस है लाइफ में या प्रैक्टिकल सिनेरियो में, ये चीज पॉसिबल है। और ये सारी चीजों का अगर मैं एडिशन करूं, तो एक गर्व की बात है कि हम हमारे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर पा रहे थे और अभी भी कर पा रहे हैं। यस, लेबर डायस्पोरा हुआ है, लेबर्स का, माइग्रेंट लेबर्स का इश्यू हर एक इंडस्ट्री के अंदर है, हर एक इंडस्ट्री एक ही नैया के अंदर है कि हर एक इंडस्ट्रीज को सेम प्रॉब्लम है, मॉनिटरी लिक्विडिटी का इश्यू है, कैश क्रंच है, पुअर पेमेंट्स है, खुद की वर्किंग कैपिटल साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है। सब कुछ सेट है तो लेबर्स नहीं है, लेबर्स है तो ऑर्डर्स पॉज हो चुके हैं क्योंकि सप्लाई चेन हैम्परिंग हुई है।
अगर मैं हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँ पर दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करूँ, FMCG फिर भी अभी थोड़ा सा एक्टिव है, बट इट्स नॉट ऑन 100%. Textiles is again not on 100%. Exports very limited, not on 100%. तो आज एंटरप्रेन्योर मटेरियल बनाता भी है तो कौन से बेसिस पे बनाएगा? तो जैसे अमित सर ने कहा कि अब मार्केट डिटरमाइन करेगा कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा. दूसरी चीज जो ये कोविड लॉकडाउन में हमने सही समझी कि आज बिजनेस के अंदर एक प्रॉपर रेशियो के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इक्विपमेंट्स एंड डिपेंडेंसी ऑन लेबर्स वो एक एप्रोप्रिएट रेशियो में होना चाहिए. उस रेशियो में कि इन केस अगर लेबर डायस्पोरा होता है या लेबर माइग्रेंट्स या लेबर का शॉर्टेज होता है तो जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो मिनिमम लेबर्स के ऊपर भी सर्वाइव हो सकती है. दैट वो पहला मुद्दा था. दूसरा मुद्दा ये था कि अगर एक बिजनेस थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है इक्विपमेंट्स के अंदर और उनके सेम सेट ऑफ लेबरर्स को स्किल सेट इंप्रूव करता है तो वही का वही बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज कहीं गुना अधिक मात्रा में बढ़ जाता है. तो अभी ये अनलॉक में हमारे यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि हम हमारे वहाँ पे टेक्नोलॉजी और मशीनरीज का अपग्रेडेशन हो रहा है और हमारे वही सेट ऑफ लेबरर्स को हम स्किल इंप्रूव कर रहे हैं. तो हमें दिख रहा है कि ओके प्रैक्टिकली नंबर्स हमें दिख रहे हैं कि हमारे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो ये लॉकडाउन जो है एक जैसे अमित सर ने कहा कि उससे हम ऐसा चैलेंज देखें तो भी बेहतरीन है और इसे अगर हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो वो भी एक सही योग्य नजरिया है कोविड को देखने के लिए या समझने के लिए. हर्ष, आपने बहुत उम्दा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज हैं तो देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि काफी बिजनेसेस कंप्लीटली बंद थे, लेकिन उसको चलाने के लिए जो आपने इश्यूज बताए वो बिल्कुल जायज हैं जो हर फर्म को फेस करना ही था. और कैसे आप लोगों ने विद इन द फैमिली बिजनेस ये जो तीनों अलग अलग जनरेशन्स जब काम करती हैं तो उसमें जैसे आपने बोला कि वो फाइनल एक ही कमेंट आता था व्हाट्सएप में और एक क्योंकि इस समय आपके पास स्कोप नहीं है कि आप डिस्कशन करो, आर्ग्यूमेंट करो. इट्स लाइक यू नो जो भी फाइनल वर्डिक्ट आया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पे फोकस करना आई थिंक आपने बताया वो ज्यादा जरूरी था. वही चीज जो हमारी गवर्नमेंट कर रही थी. बिल्कुल एक नोटिफिकेशन बाहर आता था, इसे हमें फॉलो करना है एज एन नेशन. जो हम नेशनल्स थे, इंडियन नेशनल्स थे, उनको वही नोटिफिकेशन को फॉलो करना है. इसे कहा तानाशाही कह जा सकती है पर इट इज ऑन द सेपरेट थिंग. बट ऐसी कंडीशन के अंदर आर्मी डिसिप्लिन या आर्मी की तरीके से अगर एक बंदा डिसीजन लेता है और बाकी सब इम्प्लीमेंट करते हैं तो एटलीस्ट एक डायरेक्शन के अंदर हम जा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास स्कोप है करेक्शन के लिए. राइट बिल्कुल. इसी को आई थिंक हम लोग सिचुएशनल लीडरशिप भी कहते हैं कि जैसे हालात हो उस हिसाब से ऐसा लीडर आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर पाए. बहुत बढ़िया हर्ष. अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी सारे स्मॉल फैमिली ओन्ड फर्म्स हैं वैसे और एसएमईज हैं जो अब एकदम फिक्स में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये चैलेंजेस के आगे अब हम बाहर निकल के क्या करें. तो आपको क्या लगता है किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अब आगे अवेलेबल होंगी इनके लिए? अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसे हर्ष ने छोड़ा अपना जो स्टेटमेंट कह के छोड़ा कि इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरफ से ही लें, चैलेंज की तरफ से मत लें. या फिर अगर चैलेंज हम मानते हैं तो चैलेंज से अपॉर्चुनिटी की तरफ वापस लेके जाएं कि इसमें से अवसर ही निकल के आते हैं. बिल्कुल. अभी हम लोग कुछ एक दूसरे वेबिनार में थे, डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी अभी निकल के आ जा रही है और अगर उसमें कोई एसएमई है तो उसके लिए समझिए कि एक ऐसा टाइम आया है कि पूरी दुनिया उसका मार्केट बन गई है. खास तौर से अगर हम देखें तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है, आज हम सब लोग एक वायरस से डरे हुए हैं. पूरी दुनिया ऑलमोस्ट डरी हुई है और हम सब लोग इतने हेल्थ कॉशियस हो गए हैं पिछले 50-60 दिनों में कि जितने पहले कभी नहीं थे. अभी हम बिल्कुल योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, विटामिन अपने पूरे करते हैं. जो इंडस्ट्री इनसे जुड़ी हुई है या जो एसएमईज इनसे जुड़ी हुई है उनके लिए तो संभावनाओं की कमी नहीं है. उनको डिवर्सिफाई करने का राइट टाइम आया है.
बिल्कुल राइट टाइम आया है ये अपने को नए मार्केट के हिसाब से बदल देने का। मैं कहूं कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में था तो उसको हेल्थ केयर, इलनेस, वेलनेस दोनों में जाने का अपॉर्चुनिटी है। मतलब खाली इलनेस में नहीं, आप वेलनेस में भी जाइए। वेलनेस सेक्टर काफी तेजी से बढ़ने वाला है, जहां पे लोग हेल्थ स्पास में जाएंगे, जहां पे अपने वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट उसके थ्रू करवाएंगे। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर अभी। और खास तौर से ये सेक्टर ऐसा है जहां पे भारत की इंडिजिनस नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। भारत के पास बहुत कुछ है देने के लिए दुनिया को। आप देखेंगे एक चीज जो दुनिया को दी गई पिछले 4-5 सालों में, भारत ने योगा दिया, पूरी दुनिया ने इसको होल हार्टेडली लिया, पूरी दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया और पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है। और दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया कि योगा करने से हम हेल्दी पीसफुल लाइफ जीते हैं। तो अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, जो भी एसएमईज इस डिवीजन से आती हैं, उनके लिए संभावनाओं की कमी ही नहीं है। अपने को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। खाली सामान बनाने तक लिमिटेड अगर रहेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस कोविड ने यह भी सिखा दिया है कि सेगमेंट का एक हिस्सा पकड़ के बैठने से काम नहीं चलने वाला। आपको एंड टू एंड सोचना पड़ेगा। अगर आप एंड टू एंड में खड़े होते हैं तो आप चलेंगे। अगर आप एंड टू एंड में खाली कहीं थोड़ा सा प्लग इन करके अपने को सर्वाइव करा रहे थे, वो नहीं चलने वाले। जैसा हर्ष ने बताया कि अभी डिसीजन क्विक हो गए हैं, सीरियसनेस आ गई है, और मैं कहूंगा ब्रॉडली कि पूरी इंडस्ट्री डिसिप्लिन हो जाने वाली है। डिसिप्लिन हो जाने वाली, सबको समझ में आ जाने वाला है कि भाई अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते, डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया को मार्केट बनाएंगे तो सरवाइव कर पाएंगे। और काफी हद तक टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए। टेक्नोलॉजी बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही है किसी भी इंडस्ट्री को। हेल्थ केयर सेक्टर की मैं बात करूं, दूसरा जो एग्रो बेस है, जिनका रॉ मटेरियल कहीं कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, उनके लिए भी कहूं तो बहुत अपॉर्चुनिटी इस समय है। आप देखेंगे कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, पेरिशेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब वेस्टेज बहुत हाई है, प्रोसेस नहीं हो पाता है। हमारे पास कोल्ड चेन्स नहीं है, स्टोरेज नहीं है। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कोई भी एसएमई अपना हाथ आजमा सकती है। अगर कोई कोल्ड चेन डेवलप करे, जैसे अमूल का कोल्ड चेन है, गांव से दूध होता है, गांव से अमूल की फैक्ट्री तक आता है, प्रोसेस होता है, वापस क्रीम बनता है, मिल्क बनता है और पहुंचाया जाता है। दे मेंटेन वेरी गुड कोल्ड चेन। ऐसी कोल्ड चेन की हमारे पास बहुत आवश्यकता है और ये सेक्टर खुला पड़ा है। अभी हर्ष बता रहे थे कि हमारे पास ट्रक में सामान लोड था, ड्राइवर नहीं थे। तो मतलब यह है कि आपके पास जो प्रोड्यूस होने वाला है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता है। कोई भी एसएमई इसमें हाथ आजमा सकती है। कोल्ड चेन में स्पेशली बात करेंगे। फूड प्रोसेसिंग और एग्रो में जो सामान खेती से उपजता है, अगर मैं पहले जूस बनाता था, टोमेटो केचप बनाता था या वेजिटेबल की प्रोसेसिंग करता था, अगर मैं अपने प्लांट को पार्शियली शिफ्ट कर दूं गांव में और वहीं पे प्रोसेस कर दूं, और फार्म टू प्रोसेसिंग प्लांट हमारे गांव में, ये फार्म भी वहीं पे है, खेती वहीं पे होती है, उपजता वहीं पे है, वहीं से प्रोसेस हो गया, कोल्ड चेन में डाल दिया, इंडस्ट्री में आ गया। अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसके लिए भी बहुत बल्ले बल्ले है, मैं कह सकता हूं। सब लोग हेल्दी डाइट खाने वाले हैं, सब लोग ऑर्गेनिक खाने वाले हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि जो हम केमिकल, जो भी चीजों का ध्यान हमने नहीं दिया अभी तक, इन 60 दिनों में हमने बहुत ध्यान दिया है और यह प्रैक्टिस में आने वाला है। तो एग्रो सेक्टर के लिए भी बहुत पॉसिबिलिटीज है। दूसरा जो सेक्टर है, जो मैं कहूं कि मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, जो पीस से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे आजकल पेजेस बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, वीडियोस आते हैं, चैनल्स बने हुए हैं जहां पे मेडिटेशन की बात करते हैं, जहां पे लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो इंडस्ट्री जो इसमें है उसको भी क्योंकि ये सारे सेक्टर जो है पूरी दुनिया के लिए खुल जाने वाले हैं। मतलब फिजिकल और मेंटल वेलनेस दोनों की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली इलनेस और वेलनेस ऑफ मेंटल एज वेल एज जो दूसरा आप कह रहे हैं, पूरी तरह से उन दोनों सेक्टर्स के लिए हमको। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर पैकेज जो आया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने टच किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं कहूंगा लिया है सरकार ने कि जो लेबर हमारी गांव में चली गई है, जो गांव में कंजम्पशन बढ़ गया है, जो गांव में पॉपुलेशन गई है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स गांव में गई है, अगर वहीं पर हम उनको कुछ देते हैं तो वो आसानी से काम कर पाएंगे। दूसरा, लेबर शहर में रखने की कॉस्ट बहुत हाई है। आप देखेंगे कि अगर कोई एक आदमी गांव से शहर में आता है तो एक किराए का घर लेता है,
छोटे मोटे सामान खरीदता है, रहता है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती है। उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से जो फैक्ट्री मालिक है, उस फैक्ट्री मालिक को महंगा लेबर मिलता है। महंगा लेबर मिलने की वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से उसको मार्केट में कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये पूरा शिफ्ट कर दें गांव में, जहां पे लेबर को एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, अपने घर पे रहता है, अपने घर का खाता है, उसको खाली अगर हम मजदूरी देंगे तो वो खुश भी होगा, अपने परिवार के पास रहेगा, हेल्दी डाइट भी खाएगा और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्री, जहां पे भी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, जहां पे लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, जहां पे लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट है, उन सब लोगों को अगर बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उनका कॉस्ट घट जाएगा। और कॉस्ट घटना मतलब प्रॉफिट बढ़ना। हम सिंपल सा मैथमेटिक्स है, प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जितना कॉस्ट घटेगा उतना ही प्राइस हमारा बढ़ेगा। इस सेक्टर को भी काफी फायदा होने वाला है। तो लाइव स्टॉक और फिशरीज, ये दो सेक्टर हैं जिनको आत्मनिर्भर भारत में काफी फोकस दिया गया है, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। और ये दोनों के दोनों सेक्टर जो है वो कहीं न कहीं सब अर्बन एरिया में या गांव में होते हैं। और इनमें जो है, इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं होता है। और शहरों का काम है कि इनको इंटीग्रेट करना, जो गांव में प्रोडक्शन हो उसको इंटीग्रेट करना। तो एसएमईज का ज्यादा रोल होगा कि प्रोडक्शन को डिवर्सिफाई करना, और जो प्रोडक्शन लोकल लेवल पे हो रहा है उसको इंटीग्रेट करके मार्केट तक ले जाना। इसमें उनका काफी बड़ा बिजनेस दिखता है। और ऐसे अगर देखेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस करने। बिल्कुल अमित सर, जैसे आपने कहा काफी सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, लेकिन आपने जिन सेक्टर्स के बारे में बताया उन सेक्टर्स में तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। काफी लोगों ने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैनिटाइजर, मास्क, ये सब बना के लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान भी काफी, एक ये सोशल कॉज भी हो गया, प्लस साथ साथ में मुनाफा भी कमाया है। तो ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग लेबर यूज करने की बात हो गई। एक और बात सर जो काफी चर्चा में आ रही है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा इस पूरे सिचुएशन के दरमियान और आने वाले समय में भी। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स काफी यूज होने लग गए हैं। इनफैक्ट एक फोर्ब्स का लेटेस्ट आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया है कि 70% मीडिया कंजम्पशन बढ़ गया है। चाहे आप रेसिपी देखनी हो या आपको बनाई हुई रेसिपी डालनी हो, कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यूज कर ही रहे हैं। तो हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने बिजनेस में या इन जनरल आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन में टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहा और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मैम, बहुत सिंपल चीज मैं कहूंगा कि आज हम सबके पास एक ऐप का लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहता है जो है इंस्टाग्राम। पूरे कोविड के दरमियान अगर हम शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगर हम इंस्टाग्राम पे आते थे तो इतने लाइव स्ट्रीम्स होते थे, वो चाहे वो फिटनेस हो गया, चाहे वो योगा हो गया, चाहे वो वर्कआउट्स हो गए, मेडिटेशन हो गया, फूड हो गया, विटामिन मिनरल्स का नॉलेज हो गया। तो हम एज एन इंडिविजुअल या जिसके भी अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, वो किसी भी तरह के से उसकी एक्टिविटी उसने चालू रखी थी, उसने उसके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू चालू रखे थे। और ये कोविड के दरमियान एक ही चीज थी जो सबको सहायता कर रही थी, दैट वाज टेक्नोलॉजी। आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या टैबलेट है या कुछ भी है, आईटी इंडस्ट्री का कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है और आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, ये कोविड के दरमियान जो हमने यूटिलाइज की या कैपिटलाइज की वो थी कि हमारे जितने डेली ऑपरेशंस होते थे वो कम हो चुके थे, बट ऑब्वियस ड्यू टू कोविड हम सबके पास समय की मात्रा ज्यादा थी, तो उसको हमने यूटिलाइज किया। हमने ज्यादा रिसर्च किया, अगेन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम ज्यादा जॉइंट वेंचर्स के ऊपर काम कर रहे थे वाया स्काइप या जूम या व्हाट्सएप वीडियो कॉल, अगेन वाया टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सेसिबिलिटी विद इन द ग्रुप एंड ग्लोबल प्रेजेंस पे हम काम कर रहे थे, अगेन वाया द एसेंशियल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एक चीज कोविड ने बता दी या समझा दी कि अगर आप टेक्नोलॉजी को
एक प्रॉपर इंसेंटिव की तरह से नहीं ले रहे हो, तो यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट, नॉट इंस्टेंटली बट डेफिनेटली। सो टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस था ये हम सब ने जान लिया कोविड के दरमियान, और आज कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा या कोई भी बिजनेसमैन होगा तो उसके पास उसका आज के जमाने में फेसबुक पे उसका पेज है ही है, हर एक बिजनेस का। तो अगर हम चाहते हैं कि आज अमेजोन है या फिर आज हमारा फेसबुक है, फेसबुक पेजेस है हर एक एमएसएमई के या इंडस्ट्री के या बिजनेसेस के, तो वो चीज वो कैपिटलाइज कर रहा है। आज रिलायंस के भी देयर वर न्यूज फ्रॉम रिलायंस एज वेल कि दे आर गोइंग टू हेल्प बिजनेसेस एंड एमएसएमईज कनेक्ट टू देयर ऑडियंस या कनेक्ट टू देयर नीश। आज दोनों तरीके से कंपनीज या बिजनेसेस सोच रहे हैं। एक डायरेक्शन वो है कि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है जो लोकल मार्केट में है उसको मैं कैपिटलाइज या उसको मैं पहुंच पा रहा हूँ और नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और दूसरी डायरेक्शन साइमल्टेनियसली हर एक बिजनेसमैन वो सोच रहा है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया के मार्केट में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और उसको अगर मैं ग्लोबल मार्केट से कंपेयर कर रहा हूँ तो अभी तक मैंने क्या मिस किया है। तो कोविड के दरमियान अगर शांति से कोई समझा होगा अपने बिजनेस को या उसने थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा तो सबको पता चल गया है कि आज अगर हम ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो वो अच्छी बात नहीं है। हर एक एंटरप्रेन्योर को ग्लोबल मार्केट पे उतना नॉलेज या उसको कंसिडरेशन देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, आज हमारा एडवांटेज कोविड के बाद बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वी वेर एज ऑफ नाउ सेकंड, इंडिया का प्रेफरेंस हमेशा सेकंड आता था एज कंपेयर टू चाइना। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज या स्कोप ऑफ वर्क की बात कर रहे थे, चाहे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें या इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की बात करें, चाइना हमेशा हमारे से आगे था। अभी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली चाइना की इमेज ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ी सी कम हो रही है। तो एज एन कंट्री इंडिया के पास और एज एन एंटरप्रेन्योर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो इसके ऊपर वो लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। इंटरनेशनल टाइप्स कर सकते हैं, एफडीआईज भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप हो सकती है, जॉइंट हैंड होल्डिंग हो सकती है। और आज अगर इंडिया का एंटरप्रेन्योर क्विक रहेगा डिसीजन मेकिंग में तो वो जितनी भी कंट्रीज कंपनीज है जो चाइना से एक्सिट का मॉडल ले रही है वो इंडिया के अंदर ला पाएंगे। वरना पूरी देश में एंटरप्रेन्योर्स है, सब ताक के बैठे बैठे हुए कि कौन सी कंपनी हमारे हाथ में आए जिससे हमारे बिजनेस हमारी कंट्री के अंदर आए, हम उनके साथ जॉइंट वेंचर करके या गोल्डन हैंडशेक या क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी टाइप्स करके हम हमारे एक्सपोर्ट मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड। आज ऐसे देखने जाए ना तो अगर हम न्यूज़पेपर पे कोविड के स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के अगर हम न्यूज़पेपर में दूसरे इकोनॉमिक फंड जो पेजेस है उसको ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज का लिस्ट इतना है। क्योंकि हम भारत में है, भारत में आत्मनिर्भर भारत का योजना चालू हो चुका है। कंपनीज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चाइना से बाहर निकल रही है। पूरी दुनिया इंडिया को देख रही है एज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला कंट्री जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को सफाइज कर पाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे फार्मा हो, चाहे मेडिसिन हो। अमित सर ने बहुत सही बोला था और उसके अंदर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करना चाहूंगा कि यूएस के अंदर जितना पर कैपिटा मेडिकल स्पेंड है और इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा मेडिकल स्पेंड था उसमें कहीं गुना डिफरेंस था। उसमें कुछ डॉलर्स के अंदर कुछ था स्टैटिस्टिक्स, एंड मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे स्टैटिस्टिक्स पे, पर कुछ $100 पर कैपिटा स्पेंड था मेडिसिन पे इन यूएस और हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ $10 था। कुछ 10 टाइम्स हम कम कर रहे थे मेडिकल स्पेंड इंडिया के अंदर ऑन पर कैपिटा बेसिस। कोविड के बाद हम सबको स्टैटिस्टिक्स मुंह पे हो गए हैं कि एक बंदा अपनी मेडिसिन और विटामिन और मिनरल्स के ऊपर कितना स्पेंड कर रहा है। सो यस, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे एग्रो हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजों के ऊपर अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। सब्जेक्ट टू आप कितना एज एन एंटरप्रेन्योर उसको फैच कर सकते हो या उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा हर्ष आपने कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। तो यही है कि किस तरह से आप इस सिचुएशन में अपने आप को, अपने बिजनेस मॉडल को ट्वीक कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अमित जी, आपके हिसाब से आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व रहेगा? आप थोड़ा सा क्विकली अगर कुछ बोलना चाहेंगे सर। मैडम, टेक्नोलॉजी ने ही तो हमको 60 दिन में सब कुछ करना सिखाया है। टेक्नोलॉजी ने ही हमको सिखाया है कि घर पे बैठे हुए कैसे ऑफिस रन करना है, कैसे अपना स्टॉक चेक करना है, कैसे हमारा इन्वेंट्री क्या मूव हो रहा है वो देखना है, प्रोडक्शन हमारी लाइन बराबर चल रही कि नहीं चल रही वो चेक करना है। टेक्नोलॉजी हैज टॉट मेनी थिंग्स। अभी ऐसे में होगा क्या, जिनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मॉडरेट थी या लो कैटेगरी की थी, वो बहुत तेजी से उसको इनहांस करेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी ने एज ए इनेबलर काम किया है पिछले 60 दिनों में। और जैसा हर्ष बता रहे थे, ट्रू सेंस में ग्लोबलाइजेशन अब आने वाला है, जब हम यहाँ से बैठे हुए चाहे वो चाइना हो, कोरिया हो, यूएस हो, यूके हो, किसी भी पार्टिसिपेंट, किसी भी पार्टनर के साथ बात करेंगे, डील करेंगे, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, और हम डील कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया एक वास्तव में अब हुई है जब कोविड-19 की सिचुएशन आई है। अक्सर कहा गया है जब डिफिकल्टी आती है तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं, वास्तव में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने उसको एक तरीके से लिया, और इसको टेक्नोलॉजी ने बहुत ही हेल्प की सब लोगों को। अगर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका जो पेमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, जो सप्लाई चेन कंट्रोल हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, जो प्रोडक्शन लाइन चेक हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, हम बात कर रहे हैं, हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं। और इन सबसे ऊपर जो एक चीज जो निकल के आएगी जो अगले कुछ दिनों में, वो ये होगी कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं रफ लैंग्वेज में कहूं तो जो हमारा सारा डेटा है वो डेटा अभी ओपन स्पेस पे है। अभी हमको इसके लिए भी सर्वेलेंस डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी अभी सब कुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे होने वाला है। अभी एक नई इंडस्ट्री निकल के आएगी एग्रेसिवली, जो खाली ये पार्ट इस काम को पूरा करे कि आपका डेटा कैसे सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। इस पर लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अब मैं ऑफिस नहीं जाता, अब मैं घर से काम करता हूँ, हर ऑफिस काम जाते हैं, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, सारा ईमेल पे पड़ा हुआ है, सारा डील जो है ईआरपी में पड़ा हुआ है। उसको कैसे इंटैक्ट रखना है, कैसे सेफ और सिक्योर रखना है, ऐसे में टेक्नोलॉजी का और रोल बढ़ जाता है। वीडियो कैमरा लगे हुए हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वॉच कर रहे हैं, हमारे ट्रक जा रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम कर दिया है, अब टेक्नोलॉजी को वापस अपडेट करना है कोविड के सिचुएशन के हिसाब से, और इसको एज ए इनेबलर छोटे इंडस्ट्रीज में लेके जाना। देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज में तो फिर भी टेक्नोलॉजी का काफी यूज होता है, छोटी इंडस्ट्री में जब इसका यूज होगा तब हम वास्तव में एफिशिएंसी की बात कर पाएंगे। अभी भी जैसे आप कह रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारे यहाँ घरों में मास्क बने, सैनिटाइजर बने, हैंड वॉश बने, कई सारी चीजें बनी घरों में, और उनको लोग लेके मार्केट में आए। लेकिन अभी भी जिस तरह की मार्केट नीड है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से वो बहुत लोकल रह गया। उनका जो प्रोडक्शन भी हुआ बहुत ही लोकल एरिया में, छोटे एरिया में रह गया। ऐसे में उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया। अगर हम उनको जोड़ देंगे तो बात वही हो जाएगी, वो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी रीजन को नहीं देखती, टेक्नोलॉजी हमेशा ग्लोबल होती है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो नेचर है, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज इंक्लूसिव। टेक्नोलॉजी हमेशा इंक्लूसिव चीज है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। वो ऐसा नहीं कि किसी एक के पास दूसरी है और हमारे पास दूसरी है। अगर वो टेक्नोलॉजी, फेसबुक जैसे हर्ष बात कर रहे थे, जो मेरे पास है वो उनके पास है सेम अकाउंट, जो व्हाट्सएप मेरे पास अकाउंट है वो अकाउंट उनके पास है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अक्रॉस स्ट्रेटा जो है उसको बराबर कर देती है। इसीलिए इसका उपयोग छोटे इंडस्ट्रीज में होना बहुत जरूरी है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है जो कोविड-19 के बाद से दुनिया देखेगी कि टेक्नोलॉजी ने वापस बिजनेस को और लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया। बिल्कुल सर, आई थिंक टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो चीज है, इंटरनेट जो है, वो अब हमारी लाइफ का एक आम हिस्सा बन चुकी है। अभी बिजनेसमैन अभी तक घर में बैठे हुए थे, कंज्यूमर्स घर में बैठे हुए थे, लेकिन सब लोग आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड थे सिर्फ ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए। तो आगे अब किस तरह से एमएसएमई इसको अपनी
सुविधा के लिए अपने बिजनेस के हिसाब से यूज करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा जिस पे आप दोनों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं सर आप दोनों से एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जो हमारे काफी लिसनर्स और एमएसएमईज भी अक्सर ये इश्यू आजकल रेस कर रहे हैं कि जो एमएसएमईज अभी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में ही ऑपरेट कर रहे थे, क्या उनके लिए ये सही टाइम है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने का, और किस तरह की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, मतलब आप अगर कुछ बता पाएं तो। हर्ष, पहले आप भी बता सकते हैं। ओके, सो इसमें ऐसा है मैम, जैसे मैंने मेरे आगे के कम्युनिकेशन में भी बोला कि पहले जब भी इंडियन एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप कर रहा था तब वो हमेशा उसके नजदीक का एरिया या स्टेट या इंडिया को टारगेट करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वैसे मेंटेन करके वो उसका पूरा सेटअप रख रहा था। अभी क्या हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि आज इंडिया के अंदर सपोज मैं नट बोल्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसके ऑटोमोटिव क्लाइंट्स है, रेलवे एक बड़ा क्लाइंट है, और फास्टनर्स जो इंडस्ट्री कहा जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल की तरीके से मैं शेयर करना चाहूंगा, तो उसका जो मार्केट है वो बहुत लिमिटेड है। अगर वही मार्केट के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव बन रहा है और फॉल्स कंपटीशन चालू हो जाती है। हमारे गुजराती में कहा जाता है कि बीजानी लीटी नानी करी ने पोतानी लीटी लांबी करी, एज इन दैट दूसरे को खींच के खुद आगे बढ़ने का जो अनफॉर्चुनेटली जो गलत नजरिया है या गलत माइंडसेट है बिजनेस का, वो ऑटोमेटिक अब कोविड के बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के बदले कोलैबोरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाएगा कि जहां पे हर एक एंटरप्रेन्योर कोलैब करेगा एक दूसरे के साथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वो थी बिजनेस का सिनारियो। दूसरी चीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं, तो आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके वहां पे एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं, डीजीएफटी की वेबसाइट पे एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं। इंडिया ट्रेड पोर्टल करके एक वेबसाइट है जहां से आप आपकी इंडस्ट्रीज के एचएसएन कोड के ऊपर से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स टारगेट या फैच कर सकते हैं। मेरे नजरिए से अगर कोई भी स्टार्टअप या कोई भी एमएसएमई या कोई भी फैमिली बिजनेस अगर अभी उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी या बिजनेस का मार्गदर्शन करना चाहता है या चाहेगा, तो उसको डेफिनेटली एक्सपोर्ट को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा विथ द इंडियन लोकल मार्केट। हाँ, एक्सपोर्ट जब तक कोई बंदा करेगा नहीं या जब तक कोई एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट करेगा नहीं, तब तक उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस लंबी लगेगी, तब तक उसको उसका ऑपरेशन साइकिल लंबा लगेगा, उसको पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरेगी। पर एक बार अगर सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हो गया तो वही का वही चीज एक्सपोर्ट ड्रिवन हो जाएगा वो कंपनी। मैंने बहुत सारी कंपनीज को देखा है, स्टडी किया है। अमित सर के साथ जब मैं खुद स्टूडेंट था एडीआई का, तब हमने दोनों ने मिलकर 2-3 कंपनीज को स्टडी किया था जो पहले सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक्सपोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देना चालू किया, फिर पता चला कि 2 साल 3 साल बाद दे आर 100% इनटू एक्सपोर्ट्स। लोकल मार्केट में ऐसा है, अगर कोई इंक्वायरी आता है, ओके दीज आर, ये हमारे रेट्स है, अगर आपको चाहिए ये टाइम पे डिलीवरी मिलेगी। और दूसरा चीज, इंडियन एंटरप्रेन्योर को बहुत अपडेट होने की जरूरत है। इंडिया के अंदर जब भी बिजनेस हो रहा है तब वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन से होता है, रेफरेंसेस या रिलेटिव्स से होता है। मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमईज की, स्मॉल स्केल बिजनेसेस की, जहाँ पे आज अगर अमित सर बिजनेस में है, मुझे पता चला अमित सर का बिजनेस है, आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आई डेफिनेटली हैव अ वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। तो आज अगर डिलीवरी टाइम या डिलीवरी कमिटमेंट्स के प्लस माइनस भी होता है, तो वो जो रेफरेंस का थोड़ा सा भी शर्म होता है, उसके ऊपर हम कुछ डिसीजंस या एक्शंस नहीं लेते। ये सत्य चीज है इंडियन मार्केट की। पर जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं तब जो कमिटमेंट दिया है उसके ऊपर आपको एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है स्किल सेट पे। अपने एंटरप्रेन्योर को खुद को नॉलेजेबल बनना पड़ रहा है उनके क्वालिटी पैरामीटर्स पे, उनकी कॉम्पोजिशन पे। आज मैं टोटल कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मेरा फैमिली बिजनेस पूरा केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे 6 साल लगे केमिस्ट्री समझने में,
और अभी भी मैं समझ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं पूरी जिंदगी उसको समझता ही रहूंगा, क्योंकि हर एक चीज, हर एक नजरिए से कुछ ना कुछ दुनिया के अंदर अपग्रेड होता जाता है। अगर हम उसको अपग्रेड नहीं कर रहे तो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो हम एक्सपोर्ट उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। सो अगर मैं आपके क्वेश्चन को शॉर्ट में आंसर करना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि यस, एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉपर टाइम ढूंढना या होता नहीं है, एक्सपोर्ट आप कभी भी कर सकते हो, और एक्सपोर्ट में आपको इंडियन मार्केट से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो वो चीज एक कोई भी एंटरप्रेन्योर को कैपिटलाइज करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और उसको डीले तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जब हर्ष ने बताया कि नए मार्केट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको तुरंत, अगर आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है तो ये राइट टाइम है, आप उसमें जा सकते हैं। आपको क्या लगता है ये एसएमईज और फैमिली ओन्ड फर्म्स जो हैं उन्हें अपने बिजनेस प्रपोजिशंस को किस तरह से रीइन्वेंट करना होगा ताकि वो बहुत स्मूथली ये ट्रांजिशन से गुजर पाए और नए मार्केट्स में अपनी पोजीशन बना पाए? मैडम, जैसा हर्ष ने कहा कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट करने से आपका अपना बिजनेस वैल्यू स्ट्रांग होता है। जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोकली तो बहुत इफेक्टिव हैं, लोकली बहुत पॉपुलर हैं और अच्छा बिजनेस कर ले रहे हैं, लोकल बिजनेस करके आप सर्वाइव भी कर लेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर आप में है तो यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट। दुनिया के बाहर के मार्केट से बेसिकली आपको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, लोकली आपको सर्वाइव करने के लिए धंधा करना चाहिए। तो अगर आप दुनिया में जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती है और साथ ही आपको लर्निंग काफी होती है। जैसा हर्ष ने बताया कि वो तो अभी भी सीख रहा है, हालांकि मैं जानता हूं ही इज क्वाइट अवेयर अबाउट द केमिस्ट्री एंड हिज बिजनेस, लेकिन वास्तव में ऐसा ही होता है। जब हम किसी के साथ, किसी वेंडर के साथ काम करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। मैं समझता हूं कि एसएमई ओनर्स को या फैमिली बिजनेसेस को ये पढ़ने का और R&D करने का थोड़ा सा अलग से जज्बा बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए, बिजनेस करना और बिजनेस को ऐसे करना कि बस हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बॉटम लाइन अच्छा हो रहा है, सर्वाइव कर रहे हैं, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि बिजनेस को ऐसे करना कि हम उसमें एक्सेल करें और एग्जाम्पल बन जाए दूसरों के लिए, वो करना। उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने देखा है बहुत सारे यंग माइंड्स, हर्ष के जैसे बहुत सारे यंग माइंड्स हैं जो फैमिली बिजनेस में गए हैं, और उन लोगों ने नए तरीके से डिफाइन किया है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, एक्सप्लोर किया है, अपॉर्चुनिटीज देखी है और उसको रिस्पॉन्ड किया है। और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम खुद सीखते हैं और अपने प्रपोजिशंस को बढ़ाते हैं। जहां तक बात रही प्रपोजिशंस को चेंज करने की या अपडेट करने की, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है हमारा खुद का कस्टमर। हमारा कस्टमर हमको सिखाता है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दोहा है, मैं हिंदी में चूंकि हो रहा है इसलिए मैं एक दोहा, कबीरदास जी का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदा करने वालों को अपने पास में घर बना के रखना चाहिए, उनका घर, झोपड़ी अपने घर के पास बनाना चाहिए और वहीं पे रखना चाहिए उनको, बिल्कुल नजदीक अपने। ये मैं बिजनेस की अगर बात करूं तो बड़ा सटीक बैठता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो आपके कस्टमर हैं, उनसे क्या सीखा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने कस्टमर से, जो कस्टमर आपका बायर है, वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहता। अगर हम एम्पैथी मैपिंग की बात करें तो एम्पैथी मैप ये कहता है कि कस्टमर कुछ भी आपके मुंह पे कहने नहीं आता, वो डिसकंटिन्यू कर देता है आपके बिजनेस को, आप किससे काम नहीं कराता, आपको छोड़ देता है, या फिर वो दूसरों से भी कहता है कि भाई उसका सर्विस अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कस्टमर के बिल्कुल नजदीक होना पड़ेगा, मतलब उससे सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि भाई जो मैंने काम किया, जो मैंने डिलीवर किया बराबर है कि नहीं है, जो नहीं है तुम साफ साफ बताओ, हम ठीक करेंगे। इतना गट्स रखना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा कि नहीं तो पूरा वापस करेंगे, दोबारा बना के देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा खुद का वैल्यू प्रोपोजिशन चेंज होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम जब गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, गाड़ी की सर्विस जो बड़ी कंपनियां हैं, उन सर्विस करा के लौट के आइए तो फोन आता है कि सर आप फीडबैक दीजिए, 10 आउट ऑफ कितना दिया आपने। अगर आपने 7-8 दे दिया तो फिर से फोन आता, सर आपने 7-8 क्यों दिया, रीजन क्या था। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि कंपनियां इतना कंसर्न रखती हैं कि आपने 10 में से 10 क्यों नहीं दिया, मतलब आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, जो 2 पॉइंट कम है, वो क्यों है। क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि जो 2 पॉइंट कम है वहां पे उनको स्कोप है इंप्रूव करने का, ताकि वो दूसरे के ऊपर, दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ पाए।
तो ऐसे में जो बिजनेस प्रोपोजिशन की बात है उसमें कस्टमर सबसे नियर होता है, सबसे पास में होता है, और उसके साथ मिलकर हमको अपने बिजनेस प्रोपोजिशन को चेंज करना पड़ता है। एक मॉडल है, मैं ऐसे ब्रॉडली बताऊंगा, एक को क्रिएशन का मॉडल है प्रोफेसर सीके प्रहलाद का। उनका कहते हैं कि जो को क्रिएशन है वो 4 तरह के सेगमेंट से मिलकर बनता है। DART ऐसा बोलते हैं, डार्ट करके एक मॉडल है। डायलॉग, डी से डायलॉग कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए हमेशा अपने कस्टमर और कंपटीटर्स के साथ। हमेशा डायलॉग रखो ताकि ये आप जान पाओ कि जो आपने बनाया है वो उसको पूरा पसंद आएगा नहीं आएगा। 100% जब तक नहीं आया तब तक आपका बिजनेस पूरा नहीं हुआ। आपको 100% उसको सेटिस्फाई करना है, इसके लिए डायलॉग करना है। हम सब देखते हैं कि आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनियां हैं, वो जैसे ही हम गाड़ी से उतरते हैं, ओला का राइड पूरा करके कहता सर फीडबैक दीजिएगा। वो फीडबैक बेसिकली मैं देता हूँ और हर्ष पढ़ लेता है, और हर्ष देता है, मैडम पढ़ लेती है, मैडम देती है, मैं पढ़ लेता हूँ। मतलब हम ही फीडबैक देते हैं और हम ही फीडबैक पढ़ते भी। मतलब कहीं न कहीं एज ए कंज्यूमर वी आर पार्टनर टू दी ओला एंड वी आर को क्रिएटिंग दी ओला सर्विसेज। मतलब हम साथ में मिलकर हम सर्विसेज को डेवलप कर रहे हैं। ये पार्ट एसएमईज को सोचना पड़ेगा। एसएमई हमेशा वन साइड बिजनेस करने में अभी तक करती रही है, जो छोड़ देना पड़ेगा। आपको कस्टमर को सर्विस देनी है और कस्टमर से पूरा फीडबैक लेना है ताकि आप अगली सर्विस जो दें वो पिछले वाले से बेहतर दे पाए। तो जो डी है वो डायलॉग है, ए है वो एक्सेस है। आपको एक्सेस देना पड़ेगा अपने पूरे प्रोसेस का ताकि कस्टमर जान पाए कि आप बनाते कैसे हैं। जैसे हर्ष बनाते हैं केमिकल को, उन्होंने काफी कुछ हमको बताया, हम लोग जानते हैं कि वो बनाते कैसे हैं। अपने कस्टमर को अपडेट करिए, यू नीड टू अपडेट देम सो दैट दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स। और वो ये सिचुएशन आ जाए कि कस्टमर और एसएमई दोनों में डिफरेंस न रह जाए, मतलब दोनों मिलकर डिजाइन कर रहे हैं, दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं, वो सिचुएशन आ जाए। तो एक्सेस और आर से रिस्क है। रिस्क प्रोपोजिशन, तभी रिस्क और रिवार्ड होता है। हम जब भी काम करते हैं हमको हमेशा रिस्क और रिवार्ड जब बिजनेस अच्छा करते हैं तो हमको मिलता ही है। और जो एक है टी है वो ट्रांसपेरेंसी है। हमको हमेशा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। एसएमईज को भी अभी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, प्रोफेशनल बिजनेस की तरह से काम करना पड़ेगा। केवल सामान बना के हमको देने तक ही नहीं लिमिट रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उनसे लेके अपने वैल्यू को डिजाइन करना पड़ेगा, रीइंजीनियर करना पड़ेगा, तब जाके लंबे समय तक सर्वाइव करना। बिल्कुल अमित सर, आई थिंक ये जो DART डार्ट मॉडल है को क्रिएशन का, ये अपने आप में ही एक बहुत इंक्लूसिव मॉडल है जिसमें आप सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो MSMEs जो हैं उन्हें अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो है नए माइंडसेट के साथ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अभी की जो सिचुएशन है। इसमें सर काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो जानना चाह रहे थे कि क्योंकि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है, ये कोविड के दरमियान काफी लोगों की जॉब्स चली गई, सैलरी कट्स हुए हैं। तो इन सब सिचुएशन में सर कोविड से पहले एक जो मॉडर्नाइजेशन का दौर चल रहा था जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड आइटम्स, इन सब के पीछे एक बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका था आजकल के कंज्यूमर्स और यंगस्टर्स का। बट अब ऑल ऑफ अ सडन ये जो फाइनेंशियल क्रंच आया है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस में, इसकी वजह से क्या कंज्यूमर का परचेजिंग पावर जो कम हुआ है, ऐसी सिचुएशन में अब बिजनेसेस क्या करेंगे? क्योंकि बिजनेस के पास फाइनेंशियल क्रंच है, अगर वो प्राइस घटा देते हैं तो शायद वो अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे, और अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो किस तरह का बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए? हर्ष, आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? मैम, इसके रिगार्डिंग हमने खुद ने स्टडी किया है कि पीएम सर ने बहुत सारी योजना का ऐलान किया है जिसके अंदर लिक्विडिटी इंजेक्शंस हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की बात हो। मैं बीच में पढ़ रहा था कि आज अगर एमएसएमई के पास या कोई भी कंपनी के पास पर्सनल लेवल पे गोल्ड का रिजर्व्स है तो वो गोल्ड बैंक को दे सकती है, बैंक उसके सोर्सेज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और वो मनी लैंड करेगा। सो एक्सेसिबिलिटी टू फंड्स की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज है। आज अगर बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, अगर वो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रीस्ट्रक्चर करना चाहे, हालांकि ये बहुत टेक्निकल टर्म है जो मैं बोल रहा हूँ, पर अगर उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको अगर कम करना चाहे तो वो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। जो बंदा स्टडी करेगा वो स्कीम्स को और उसको प्रॉपर्ली अपने बिजनेस मॉडल के साथ अलाइन करेगा तो वो बंदा अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर पाएगा।
जैसे ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर रहे हैं, हमारे पास एक विंडो रहता है प्रॉफिट के ऊपर खेलने के लिए। तो वो अगर हम प्रॉफिट भी अगर हमको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ परसेंटेज से कम भी करने को आए, तो हमें झिझक नहीं होगी एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया है। तो वो जो मार्जिन रहता है वो हम प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज थी कोविड के दरमियान, जैसे आपने बोला लग्जरी आइटम्स के ऊपर स्पेंड कम रहेगा, तो हम मेरा अमित सर के साथ कॉम्बिनेशन पहले भी हुआ था, अभी भी मैं वो चीज रीशेयर करना चाहूंगा कि कोविड के दरमियान नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स का जो वो क्राइटेरिया रहता है, हर एक इंडिविजुअल का रिफ्रेम हो चुका है। हर एक इंडिविजुअल को पता चल गया है कि मेरी जरूरतमंद चीजें क्या है, फिर मैं किसके ऊपर खर्चा कर सकता हूँ। और अगर कोई चीज नहीं है मेरी लाइफ में जो मैं सोचता था कि मेरी जो ड्रीम थी, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो मेरी लाइफ का कोई इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। तो ये सारी चीज कोविड के दरमियान रिस्ट्रक्चर हो चुकी है। और अगर हम पर्टिकुलरली एमएसएमईज को टारगेट करें, तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स का, तो ऑब्वियसली ये फोकस शिफ्ट हो चुका है एमएसएमईज के ऊपर कि जो बेसिक या यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं या नियरर टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है वो हर एक बंदों की रीच की चीज नहीं है। तो जो चीज हर एक बंदों की रीच की है वो एमएसएमईज बनाती है। आज स्टैटिस्टिकली मैं बात करूं तो एमएसएमईज आर 30% ऑफ द जीडीपी। आज जीडीपी का 30% मिनिमम की रेशियो की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 30% हमारी एमएसएमईज है। तो आज देखने जाए तो पॉपुलेशन से सबसे ज्यादा नजदीक अगर एक कम्युनिटी की बात करना चाहूँ तो वो एमएसएमई कम्युनिटी है। अगर और ये कोविड के दरमियान हर एक चीजों ने एमएसएमई के पास हम जाना चालू कर दिया है। आज मैं अगर छोटी सी बात करूं, जैसे मैडम आपने कहा था कि घर घर में फेस मास्क बन रहे थे, तो आज अगर फैशन डिजाइनर्स की बात करूं, तो बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स थे जो उनकी टेक्नोलॉजी पेजेस पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल्स पे उनके नए फेस मास्क की भी पोस्ट रख रहे थे, जिससे उनका बिजनेस पे ऊपर इम्पैक्ट ना आए। और वो चीज फैशन डिजाइनिंग से तो डेफिनेटली हटके थी। इट वाज नॉट अ लग्जरियस थिंग। फैशन डिजाइनर्स उतना चार्ज नहीं कर रहे थे, दे वर बेसिक मास्क, उसके ऊपर उनकी जो स्किल्स थी वो ऐड कर रहे थे, और वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। दूसरी चीज एमएसएमई के ऊपर ये चीज है कि जो आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है, एक्सेस ऑफ कैपिटल जो नहीं था या कम था उसको जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर हर एक एंटरप्रेन्योर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की ऊपर कंसंट्रेट करेगा, एमएसएमई कि जो उसकी हद में है, जो वो कर पा रहा है और जो कर सकता है, उसकी क्षमता है करने की। क्योंकि आज अगर हम देखने जाए तो इंडिया के अंदर ऑनियन एक्सपोर्ट्स बहुत है, इंडिया से टोमेटो एक्सपोर्ट्स है, पर केचप का एक्सपोर्ट नहीं है। ऑनियन ऑयल का एक्सपोर्ट्स कम है। क्यों ऐसा? व्हाई सिंपली एक्सपोर्ट नॉर्मल थिंग्स? आज पीडब्ल्यूसी का भी एक सर्वे था, उसका एक रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे क्लियर कट कहा गया था कि इंडिया के अंदर एमएसएमईज जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना टारगेट नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। अगर वही की वही एमएसएमई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर टारगेट करती है, उनके प्रोडक्ट्स के साथ एक सर्विस एलिमेंट, जैसे अमित सर ने कहा 10 on 10 क्यों नहीं मिला, डार्ट मॉडल जो है, जब अमित सर डार्ट मॉडल समझा रहे थे तब मुझे लिटरली फील हो रहा था कि मेरी कंपनी के अंदर ये चीज हम ऑन डेली बेसिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे वेंडर्स हमारे साथ डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन प्लान शेयर हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो ये डार्ट मॉडल सबकॉन्शियसली हो ही रहा है। सो रही बात कोविड की, तो यस, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंस की तो है अपॉर्चुनिटी। हाँ, उसको स्टडी करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को खुद बैठ के उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके ऊपर से डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर उसको वो एक्सेस ऑफ कैपिटल आएगा या एक्सेस ऑफ लेबर आएगा। बैठे बैठे ये सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए खुद स्टडी करना पड़ेगा और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा हर्ष आपने। और ये आत्मनिर्भर का जो एक प्रयास शुरू हुआ है हमारे देश में, आई थिंक उसकी शुरुआत ही यहाँ से होगी कि खुद स्वयं अपने पैरों पर खड़े होइए,
एंड देन आप आगे जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक अब 5 बजने वाले हैं। अमित सर, मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए, और फिर हर्ष एक और सवाल है आपके लिए। उसके बाद हम लोग ये वेबिनार को क्लोज करेंगे। इन बिटवीन हमारे जो भी लाइव क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे वो मैं एड्रेस करती चली जा रही थी, तो आई थिंक पेंडिंग में अभी कोई और क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं है। अमित सर, ये जो डाइवर्सिटी का दौर चल रहा है और अभी भी अनसर्टेनिटी है कि कितने समय तक ये चलेगा आगे, तो आपका क्या मानना है कि फैमिली वैल्यूज और फैमिली कल्चर जो है उसका क्या रोल रहेगा फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस को अपने आप को सस्टेनेबल बनाने में इस डाइवर्सिटी के पीरियड में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फैमिली बिजनेस के लिए, क्योंकि जो फैमिली होती है, जो फैमिली बिजनेस होता है, उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो हम लोग वर्षों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 2 कंपोनेंट है, एक फैमिली है और बिजनेस है। और फैमिली को फैमिली की तरह से ट्रीट करना होता है, और फैमिली के वैल्यूज जो है वही बिजनेस में ट्रांसलेट होते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, हम सब ने देखा भी हुआ है कि जिस तरह का परिवार होता है, व्यवसाय भी वैसा ही दिखता है। बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम लोग। बड़े बड़े घराने, हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सारे घरानों को हम देख सकते हैं कि जैसा परिवार में जैसा कल्चर रहा है, वैसे उनके बिजनेस का भी वैसा ही बिहेवियर और कल्चर रहता है। एक पत्र है जो GD बिरला साहब ने लिखा था, मैं नाम कोट करूंगा यहाँ पे। उन्होंने अपने सक्सेसर के लिए एक पत्र लिखा था जो सारे फैमिली बिजनेस के सक्सेसर्स को पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, जैसे लिंकन का लेटर है वैसे ही ये भी लेटर है कि उन्होंने लिखा था कि अपने सक्सेसर को कि तुम्हारा रोल क्या है एज ए सक्सेसर, व्हाट इज योर रोल। बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। उसमें उन्होंने बताया था कि जो फैमिली का जो वेल्थ है, जो फैमिली की जो पूंजी है, वो पूंजी किसी की है नहीं। वो ये नहीं है कि GD बिरला साहब की थी और अभी अगले वाले की हो गई। उन्होंने ये कहा है ये पूंजी हमको कहीं से मिली है, ये हमारा, यही सब कुछ है। और तुमको अगली जनरेशन को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि तुमको इसके साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसमें कुछ और जोड़ना है, और इसको फिर ऐसे ही हालत में अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देना है। मतलब जो अगर मैं पूरे एकेडमिक टर्म्स की बात करूं तो ये स्टीवर्डशिप थियरी जो फैमिली बिजनेस की है वो यही कहती है कि जो भी वेल्थ है उस वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, उसको और इनहांस करना, और उसको एक्चुअली इसी मोड में ट्रांसफर कर देना विद सर्टेन वैल्यूज दैट यू हैव अटेन्ड। जो वैल्यूज आपने पिछले पीढ़ी में जो सीखे उसके साथ जोड़ते हुए। अभी वैल्यू जो है वो ऐसी चीज है कि जो हम ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते। ये फैमिली में प्रैक्टिस होती है और वर्षों लग जाते हैं प्रैक्टिस करने में, तब कहीं बिजनेस में दिखती है। जैसे सीधी सी बात मैं कहूं कि फैमिली बिजनेसेस में अधिकांश फैमिली बिजनेस की जो वेबसाइट पे जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो फैमिली बिजनेस वाले नहीं लिखते, वो वेबसाइट डेवलपर लिखता है। बेसिकली वेबसाइट डेवलप करने वाला उसको लिख देता है कि ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, इनोवेशन है, ऑल दिस थिंग्स दे राइट। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस कितने घरों में होती है? अगर ये होती तो इसका असर बहुत होता है। हमने देखा है, आप अगर कुछ व्यवसायों को देखें, जैसे साउथ की फैमिलीज हैं, मुर्गप्पा फैमिली है, TVS फैमिली है, बहुत सारी 5 जनरेशन से काम कर रही हैं, बिरला है, कई जनरेशन से काम कर रही हैं। इनके कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को ये नहीं छोड़ते। टाटा फैमिली फॉर्म तो नहीं है, लेकिन टाटा भी एक लेगेसी है, वो आप भी देख, वो अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ते। और वैल्यू जो है वो आज नुकसान कर सकते हैं किसी एक ट्रांजेक्शन में, लेकिन ओवर द इयर्स वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग होता है, हमेशा एक पोजीशन क्रिएट करता है, एक निश देता है आपको, और उससे आपका एक कल्चर बिल्ड होता है जो आपके पूरे एंटरप्राइज में दिखता है। अगर मैं एक नाम लूं कि इस समय आपको ऐसी कंपनी का बात, किसी ऐसी कंपनी का नाम लेना है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, तो सबका एक ही नाम होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस कंपनी का, लेकिन हर एक आदमी की ट्रस्ट वर्दी कंपनी तो एक ही कंपनी का नाम आता है, हम सब जानते हैं। तो ये कहीं कहीं बिल्ड होता है ओवर द इयर्स, और इसका बहुत रिटर्न मिलता है। तो फैमिली बिजनेस जो इस समय जिनके सामने बहुत बड़ी डिफिकल्टी सामने आई हुई है कि कोविड की सिचुएशन, ऐसे में भी उभरने के लिए जो फैमिली बॉन्डिंग का जो वैल्यू है, जो आपस में ट्रांसपेरेंसी का जो वैल्यू है, जो टीम का जो वैल्यू है, जो होलिस्टिक अप्रोच का जो वैल्यू है जो फैमिली में होता है, अगर ये साथ में होता है तो फैमिली टूटती नहीं है। कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, फैमिली इंटैक्ट रहती है और फैमिली साथ में इस चैलेंजेस को लड़ने के लिए तैयार है। और जो भी जनरेशन आगे आती है वो जनरेशन भी इसको सीखती है, इसमें एडिशंस करती है और इसी को लेके आगे बढ़ती है।
बिल्कुल, बहुत खूब कहा अमित जी आपने, और आपने जो एग्जांपल्स दिए वो भी काफी एप्ट थे हमारे ये करंट डिस्कशन और करंट मुद्दे के लिए। मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि ईडीआईआई का हमारा जो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके हर्ष भी एक हमारे प्राउड एलुमनाई हैं, इसमें भी फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन में अमित सर खुद सक्सेशन प्लानिंग पे बात करते हैं। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रीवियस जनरेशन के जो होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि ओल्डर जनरेशन और न्यूअर जनरेशन कैसे मिलके बिजनेस को साथ में चलाए और ये एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिससे फैमिली बिजनेस की जो कोर वैल्यूज है वो इंटरनलाइज हो सकती हैं और आगे सक्सेसफुली आप उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। हर्ष, आपने जैसे शुरुआत में बताया था कि आपकी बिजनेस में भी आपके पापा, अंकल, आप खुद, तो जब ये 2-3 अलग अलग जनरेशन के लोग जब मिलके एक समय पे एक ही बिजनेस में रहते हैं, ये बहुत आम देखा गया है हमारे यहाँ के फैमिली बिजनेसेस में कि 3 से 4 जनरेशन एक साथ ऑफिस में जा रही हैं और काम कर रही हैं। तो ऐसे समय पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब एक बहुत कॉमन बात हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि एक आइडियल लीडरशिप स्टाइल कैसी होनी चाहिए, या दोनों तरफ से किस तरह का अप्रोच होना चाहिए ताकि ये पूरा ट्रांजिशन जो है वो बहुत स्मूथली हो सके? मैम, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कॉन्फ्लिक्ट अगर फैमिली बिजनेसेस में नहीं होगे तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा। सो मैं तो कहूंगा कि अगर फैमिली बिजनेस है तो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए, न इसमें कुछ कोई बुरी बात नहीं है। आज क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? क्योंकि हमारी सोच अलग है एज एन इंडिविजुअल। आज सेकंड जनरेशन का मैं बिलोंग करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन की सोच अलग है। इसीलिए जब ये वेबिनार चालू हुआ तब मैंने कोट किया था कि फर्स्ट जनरेशन का तजुर्बा और सेकंड जनरेशन का जोश या जुनून अगर हम क्लब करते हैं तो जो फैमिली बिजनेसेस है उसके जो कॉम्पिटेंसी होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम हमारे फैमिली बिजनेसेस की बात करें तो यस, कभी कभार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हम दोनों जनरेशन या जितनी भी जनरेशन इन्वॉल्व है वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पे उपस्थित रहती है और हम कम्युनिकेट करते हैं कि अगर पापा ये मैंने बोला है या ये मेरा डिसीजन है, उसके पीछे का ये रीजंस है जिसके लिए मैंने कोई भी डिसीजन लिया या कोई भी स्टेटमेंट बोला। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना चाहिए, दैट इज गुड। आज अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आज अगर हमारी हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं कितने सेकंड्स के अंदर कितने सेल्स मर रहे हैं, अल्टीमेटली आवर बॉडी इटसेल्फ इज इन अ कॉन्फ्लिक्ट, पर वो इवॉल्व हो रहा है। तो आज अगर कोई भी चीज इवॉल्व होनी है तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने जरूरी है, पर उसको आप रिजॉल्व कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है। और वो रिजॉल्व कैसे होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। क्योंकि आज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना कि दोनों जनरेशन का कम्युनिकेशन प्रॉपर अधिकतर मात्रा में हो रहा है तो इट इज गुड। अगर कम्युनिकेशन एक जनरेशन से कम हो रहा है तो एक एक गैप बन रहा है, और वो गैप के अंदर एक बहुत खराब चीज डेवलप होती है, वो है एजम्पशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो एजम्पशन प्रोड्यूस करता है। वो एजम्पशंस गलत है फैमिली बिजनेसेस के लिए। तो वो चीज हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? हाँ, बुरा लगेगा, डिफरेंसेस होंगे, आपको शाम को पापा के साथ खाना अच्छा नहीं लगेगा डाइनिंग टेबल पे, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आज जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इट इज अल्टीमेटली टू एड ऑन द वैल्यू टू द फैमिली एंड द फैमिली बिजनेस। तो यस, इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन। और हाँ, हर एक चीज दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आज अगर कोई एल्डर्स बोल रहे हैं या एल्डर्स नहीं समझ रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। सेकंड जनरेशन अगर उनके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट नहीं देगी या उनके एक्सपीरियंस को समझेगी नहीं और अपना ही चलाएगी तो सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो पाएगा। और अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, फर्स्ट जनरेशन को हम समझ पाएंगे, उनके लेवल पे बैठ के अंडरस्टैंडिंग के अगर हम हमारी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, सक्सेशन प्लानिंग मक्खन की तरह होगा। बहुत बढ़िया। आई थिंक हमने
जो भी हमारा आज का वेबिनार का थीम था उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन सब पे बहुत बढ़िया तरीके से हर्ष ने और अमित सर ने अपने विचार व्यक्त किए। अमित सर, अंत में अगर आप कुछ हमारे लिसनर्स को कुछ एक दो टिप्स अपनी स्टाइल में अगर देना चाहें, और उसके बाद हम वेबिनार को क्लोज करेंगे। और मैं अपने सारे लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि EDII के फेसबुक पेज पे भी आपको इसका लाइव रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो वेबिनार का बाद में मिलेगा। इनकेस अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो या किसी ने कुछ मिस कर दिया हो तो आप इसका लाइव रिकॉर्डेड वर्जन बाद में देख पाएंगे। यस, ओवर टू अमित सर। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा एक है जो मैं वापस कहना चाहूंगा कि सारे फैमिली बिजनेसेस के लिए सक्सेशन प्लानिंग, जो जैसे हर्ष ने बताया, मैडम ने बताया, सक्सेशन प्लानिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो भी व्यवसाय है वो अपने को चाहता है कि हजारों वर्षों तक वो चलता रहे। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हम देखते हैं हम लोग कि वो जो कई 100 वर्षों से चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे पुराना जो व्यवसाय है, आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे लेकिन अधिक लोग नहीं जानते होंगे, 1400 साल से एक व्यवसाय चल रहा है इस देश में। 1400 साल से जापान में 1400 साल, मतलब 700 समथिंग में शुरू हुआ था, आज भी वो व्यवसाय है, जापान में चलता है। और कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं, बहुत सारी कंपनियां तो 400 साल पुरानी हैं जो हम जानते ही हैं। वो क्यों चलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और हम अपना व्यवसाय जो आज हमारा फैमिली बिजनेस है वो भी इतने समय तक चलना चाहिए, इसी उम्मीद से हम सब व्यवसाय भी करते हैं। इसके इस कॉन्टेक्स्ट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वो सक्सेशन का आता है। सही सक्सेशन कैसे करें, मतलब सही आदमी जो इसको आगे लेकर जाएगा उसका चुनाव कैसे करें। जैसा मैडम ने बताया कि हम लोग तो पूरा 2 साल का कोर्स इस पे पढ़ाते हैं कि कैसे सक्सेशन कैसे हो और कैसे सही सक्सेसर को तैयार किया जाए जो जाके लेके बिजनेस को आगे बढ़ाए। हर्ष उनमें से एक हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हम जिनको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सक्सेशन की प्लानिंग के दौरान समस्याएं फैमिली में बहुत सारी होती है। अगर हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटों में से दोनों बेटे मेरे उतने ही प्रिय हैं, किसी एक को तय करना है कि उसको अभी बैठना है, दूसरे को नहीं बैठना है, तो एज एन इंडिविजुअल उसको शायद बुरा लगेगा दूसरे वाले को जिसको मैं नहीं बिठाऊंगा, लेकिन मुझे भी उतना बुरा लगेगा कि मैं दूसरे को नहीं बिठा पाऊंगा। अब ये कैसे करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मैं सीधे कहूं, जब मेरा बड़ा बेटा 20 साल का हो जाए कि भाई कल से तुझे बिजनेस संभालना है, और छोटा वाला 18 साल का वो कहता है कि देखो मैं 2 साल छोटा है तो क्या मैं तो ज्यादा जानता था, मुझे नहीं बिठाया। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कहने के लिए बहुत छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है परिवारों में। इसके लिए जो कंसेप्ट है, जो एक्सपीरियंस कहता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरिटोक्रेसी के साथ काम होना चाहिए। मेरिटोक्रेसी एक वर्ड है, मेरिट के बेस पे काम होना चाहिए। मतलब आपको परिवार में, जैसा हर्ष ने बताया, कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि सबको जो आप कहते हैं वो सबको वैसे ही समझ में आता है जैसे आप कह रहे हैं। इसमें 1% भी दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये कम्युनिकेशन का लेवल आपने अचीव कर लिया है तो आप किसी बाहर वाले को भी बिठाएंगे तो भी समस्या नहीं होगी। और अगर ये अचीव नहीं किया है तो आप किसी अंदर वाले को, अपने ही बेटे को दूसरे बेटे को बिठाएंगे तो दूसरे वाले को समस्या हो जाएगी। तो सक्सेशन प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली बिजनेस के लिए। और अधिकांश फैमिली बिजनेस इसी एक प्रॉब्लम की वजह से टूट जाते हैं या बंद हो जाते हैं या अलग अलग कई हिस्से हो जाते हैं और सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ये एक अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और स्पेशली कोविड के सिचुएशन के बाद जब बॉटम लाइन अच्छी नहीं हो रही है, पिछले साल का साल बिगड़ गया, मार्च में कोविड आया और इस साल का साल तो बिगाड़ ही दिया, 2-3 महीने ऐसे ही ले गया। अभी बॉटम लाइन बिगड़ने वाली है। ऐसे में फैमिली में समस्याएं थोड़ी सी होंगी क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। ऐसे में फैमिली को साथ में रहना और सक्सेसर जो भी तय हुआ है उसको राइट स्पिरिट में लेके कंपनी को आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी होता है। तो सक्सेशन पे ध्यान देंगे, ये एक टिप्स मैं दे सकता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच अमित सर। बहुत विस्तार पूर्वक आपने सक्सेशन प्लानिंग की बात की। और हर्ष, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने बहुत छोटे छोटे मुद्दे जो एक फैमिली बिजनेस में एवरीडे वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके ये कोविड के दरमियान, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितनी सरलता से, और हिंदी आपकी इतनी भी बुरी नहीं है
आई एम श्योर पार्टिसिपेंट्स के जितने भी क्वेरीज और कंसर्न्स थे वो बहुत अच्छे से आप दोनों ने हैंडल किए. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. एंड मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस रेज किए डिस्कशन में आके, वेबिनार ज्वाइन करके. और जागरण का भी मैं इधर मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो SME कनेक्ट प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो लोग MSMEs के लिए इस तरह की वेबिनार ट्रेनिंग एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसके लिए मैं जागरण का भी तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी. तो अब हम इस वेबिनार को समाप्त करेंगे. धन्यवाद. गुड इवनिंग. थैंक यू. हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार.